वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्क्विड गेम सीजन 1 पार्ट 2 को, जिसमें हम आज इसके बाकी के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाकर देखिए, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गेम जीतने के बाद अब सभी प्लेयर हॉल में वापस आ जाते हैं, जहां आकर वो देखते हैं कि जितने भी प्लेयर एलिमिनेट हुए थे उन सभी के पैसे उस पिगी बैंक में डाल दिए जाते हैं और अब सिर्फ 108 प्लेयर ही बचे थे। जिसके बाद हम प्लेयर 111 को देखते हैं, जिसे एक पिंक कार्ड कहीं लेकर जा रहा था और तभी कंट्रोल रूम में बैठा गार्ड उनकी इस फुटेज को डिलीट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी प्लेयर्स को खाना दिया जाता है, जिसमें सभी प्लेयर्स बारी बारी से अपना खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी जंगसू और उसकी टीम फिर से लाइन में लगकर 2 बार खाना ले लेते हैं, जिस वजह से आखिरी में बचे हुए 5 प्लेयर्स को खाना नहीं मिल पाता। और तभी उन प्लेयर्स को पता चलता है कि जंगसू और उसके साथियों ने 2 बार खाना लिया था। जिसके बाद एक प्लेयर जंगसू के पास जाकर उससे कहता है कि तुमने 2 बार खाना क्यों लिया। ये सुनकर जंगसू को गुस्सा आता है और तभी जंगसू उस प्लेयर को मारने लगता है, जिससे वो प्लेयर वहीं बेहोश हो जाता है। और जब सांगवो उस प्लेयर को चेक करता है कि तभी उन्हें पता चलता है कि वो प्लेयर तो मर चुका है। ये देखकर सियोंग उन गार्ड से कहता है कि जंगसू ने उस प्लेयर को मार दिया है। वहीं फ्रंटमैन भी ये सब देख रहा था और तभी उन सभी को पता चलता है कि वो प्लेयर एलिमिनेट हो गया है, जिससे उसके हिस्से के पैसे अब उस पिगी बैंक में डाल दिए जाते हैं। ये देखकर जंगसू अपनी टीम से कहता है कि जितने कम प्लेयर होंगे हमारी जीतने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। वहीं ये सब देखकर सांगवू सियोंग से कहता है कि शायद आज रात हम पर हमला हो, इसलिए आज रात हम सभी को साथ मिलकर रहना होगा। और तभी सियोंग सीबीओ के पास जाता है और उससे कहता है कि लाइट ऑफ होने के बाद अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो तुम हमारे पास आ जाना। जिस पर सीबीओ सियोंग से कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जिसके बाद हम प्लेयर 111 को देखते हैं, जिसे पिंक कार्ड अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर लाते हैं। दरअसल वो प्लेयर एक डॉक्टर होता है, जो कि उन पिंक गार्ड के साथ मिलकर एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स को निकालने का काम करता था। और इसके बदले वो गार्ड्स डॉक्टर को आगे होने वाले गेम के बारे में पहले ही बता दिया करते थे। दरअसल ये गार्ड्स एलिमिनेट हुए प्लेयर्स के ऑर्गन्स को निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया करते थे, जिसके बाद इन सभी को काफी सारे पैसे मिलते थे। लेकिन ये सारा काम वो लोग फ्रंटमैन से छिपकर कर रहे थे। जिसके बाद वो गार्ड डॉक्टर से कहते हैं कि आज रात सभी प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया गया है, ताकि वो आपस में ही लड़ने लगे, जिससे होगा ये कि सभी वीक प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे। इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जाकर किसी स्ट्रॉन्ग टीम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सभी गेम का ही हिस्सा है। जिसके बाद डॉक्टर हॉल में वापस आता है और देखता है कि जंगसू की टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उनसे जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन करनी है। जिस पर वो डॉक्टर से कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी टीम में क्यों रखें। तो डॉक्टर जंगसू से कहता है कि मुझे पता है कि अगला गेम कौन सा होने वाला है। ये सुनकर जंगसू डॉक्टर को अपनी टीम में ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी गार्ड्स को ऑर्डर मिलता है कि कुछ ही देर में स्पेशल गेम शुरू होने वाला है। और तभी सभी गार्ड्स हॉल के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। वही जैसे ही हॉल की लाइट ऑफ होती है कि तभी जंगसू और उसकी टीम मिलकर सभी प्लेयर्स को मारने लगते हैं। ये देखकर सभी प्लेयर काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दूसरे प्लेयर्स को मारने लगता है। वहीं फ्रंटमैन कंट्रोल रूम में बैठकर ये सब देख रहा था और तभी जंगसू सीबीओ को मारने के लिए उसके पास आता है। लेकिन तभी सियोंग और बाकी सब वहां आकर सीबीओ की जान बचा लेते हैं। जिसके बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि एक ऊंची जगह पर जाकर सभी को रुकने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अगर सभी प्लेयर मर गए तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा। ये देखकर फ्रंटमैन उस गेम को रोक देता है। जिसके बाद गार्ड हॉल में आकर सभी एलिमिनेट हुए प्लेयर्स की बॉडी को वहां से लेकर जाने लगते हैं। और जैसे ही सब कुछ शांत होता है कि तभी हम सियोंग और उसकी टीम को देखते हैं, जो एक दूसरे को अपना असली नाम बताने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जंगसू भी अपनी टीम के पास होता है,
जहां वो देखता है कि अब सिर्फ 80 प्लेयर ही बचे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सभी गार्ड्स अपने रूम में आकर सो जाते हैं। वहीं जुनहो भी यहाँ हुई सभी चीज़ों को अपने मोबाइल में सेव करने लगता है। जिसके बाद सुबह होने पर हम देखते हैं कि ओल्ड मैन अभी भी जाग रहे होते हैं। वहीं सियोंग ओल्ड मैन से पूछता है कि आप सोए क्यों नहीं, जिस पर ओल्ड मैन सियोंग से कहते हैं कि मैं इसलिए जाग रहा था ताकि कोई फिर से आकर हम पर हमला ना कर दे। जिसके बाद गार्ड अब उन सभी को अगले गेम के लिए लेकर जाते हैं, जहां उन सभी को बताया जाता है कि अगले गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए उन सभी को 10-10 लोगों की टीम बनानी होगी। वहीं डॉक्टर की मदद से जंगसू को अगले गेम के बारे में पता था, इसलिए वो अपनी टीम में सिर्फ ताकतवर प्लेयर्स को ही रखता है। वहीं सांगवो सियोंग से कहता है कि पहले ही हमारी टीम में एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी है, इसलिए अब हमें 5 ताकतवर प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करना होगा। जिसके बाद वो सभी अपनी टीम में दूसरे प्लेयर्स को आने के लिए बोलते हैं और तभी सिबियोक एक लड़की के पास जाती है और उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। वहीं हम जंगसू को देखते हैं जिसकी टीम अब पूरी हो चुकी थी और तभी हान जंगसू के पास आती है और उससे कहती है कि उसे भी उसकी टीम में आना है। जिस पर जंगसू कहता है कि उसकी टीम पूरी हो चुकी है। ये देखकर हान को काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ सियोंग की टीम में अभी भी एक प्लेयर कम था और तभी हान वहां आकर उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है और तभी सांगवू देखता है कि उनकी टीम सभी टीमों में सबसे कमजोर टीम है। जिसके बाद उन्हें वहां से एक दूसरी जगह ले जाया जाता है, जहां आकर उन्हें पता चलता है कि उनका अगला गेम टग ऑफ वॉर है, जिसमें दोनों टीमों ने अपने सामने वाली टीम को रस्सी से खींचकर नीचे गिराना होता है। जिसमें सबसे पहले बारी आती है जंगसू की टीम की, जिसकी टीम उन सभी में सबसे ताकतवर थी। वहीं उनकी सामने वाली टीम कुछ खास ताकतवर नहीं थी और तभी गेम स्टार्ट होता है, जिसमें दोनों ही टीम एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लगती है। लेकिन अब क्योंकि जंगसू की टीम काफी ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से उस टीम को हरा देते हैं, जिससे दूसरी टीम के सभी प्लेयर नीचे गिरकर मारे जाते हैं। और पिंक गार्ड जब उन प्लेयर्स की बॉडी को कॉफिन में डाल रहे होते हैं कि तभी जो प्लेयर जिंदा होते हैं वो उनके कॉफिन पर एक मार्क लगा देते हैं, जिससे बाद में वो डॉक्टर के साथ मिलकर उनके ऑर्गन्स को बाहर निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच सकें। जिसके बाद अब बारी आती है सियोंग की टीम की और तभी वो देखते हैं कि उनके सामने वाली टीम उनसे ज़्यादा ताकतवर है। ये देखकर वो सभी काफ़ी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी ओल्ड मैन उन सभी से कहते हैं कि टग ऑफ वॉर सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का भी गेम है और अगर टीम एक साथ मिलकर खेले तो वो सामने वाली मजबूत टीम को भी हरा सकते हैं। जिसके बाद ओल्ड मैन उन सभी को बताते हैं कि सबसे आगे और सबसे पीछे टीम के सबसे ताकतवर प्लेयर को होना चाहिए और सभी प्लेयर्स रस्सी के राइट और लेफ्ट साइड में खड़े होंगे, जिससे टीम और भी मजबूत होगी। और जैसे ही गेम स्टार्ट होता है कि तभी वो सभी अपने शरीर को पीछे करके रस्सी को 10 मिनट तक होल्ड करके रखते हैं, जिससे सामने वाली टीम कमजोर पड़ने लगती है और तभी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि सामने वाली टीम उनसे ज्यादा ताकतवर होती है, इसलिए वो फिर से उनसे जीतने लगते हैं। ये देखकर सांगवो उनसे कहता है कि एक पल के लिए रस्सी छोड़ना और वापस खींच लेना। लेकिन तभी हान कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो हमें नीचे गिरा देंगे। जिस पर सांगवो कहता है कि हमें गेम जीतने के लिए ये करना ही होगा और तभी वो रस्सी को छोड़ देते हैं, जिससे सामने वाली टीम के प्लेयर गिर जाते हैं और अब वो सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचने लगते हैं। और इससे पहले कि सामने वाली टीम अपना बैलेंस बना पाती कि तभी ये सभी उन्हें नीचे गिरा देते हैं, जिससे सियोंग की टीम इस टग ऑफ वॉर गेम को जीत जाती है। जिसके बाद ये सभी वापस हॉल में आते हैं, जहां जंगसू और उसके सभी साथी उन सभी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सियोंग की टीम सबसे कमजोर टीम थी। वहीं हान जंगसू से कहती है कि तूने मुझे अपनी टीम से निकालकर अच्छा नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिमिनेट हुए सभी प्लेयर्स की बॉडी को जलाने के लिए लेकर जाया जाता है, लेकिन तभी वो गार्ड कुछ जिंदा प्लेयर्स की बॉडी को अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ट्रांसफर कर देते हैं। वहीं हॉल में सभी प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी सांगवो उनसे कहता है कि गेम से पहले जंगसू ने अपनी टीम में सभी तगड़े प्लेयर्स को लिया था, मानो उसे गेम के बारे में पहले
पहले से ही पता हो। और तभी सियोंग कहता है कि कुछ ही देर में लाइट्स ऑफ होने वाली हैं, शायद जंगसू की टीम फिर से हम पर हमला करे। इसलिए वो सभी ये फैसला करते हैं कि वो सभी बारी बारी से रात में पहरा देंगे, जिससे बाकी के प्लेयर्स आराम से सो पाएंगे। जिसके बाद वो सभी बेड से अपने सामने काफी बड़ी दीवार को बनाने लगते हैं, ताकि अगर रात में उन पर हमला होता भी है तो वो सभी जल्दी से उठकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब वो सभी दीवार बना रहे होते हैं कि तभी जंगसू सियोंग के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये दीवार मुझे रोक पाएगी। जिस पर सियोंग जंगसू से कहता है कि तुम्हें अपनी टीम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसमें सब तुम्हारे ही जैसे हैं। और अगर मैं तुम्हारी टीम में होता तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारता, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर तुम ही हो। वहीं सियोंग की ये बातें सुनकर जंगसू को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं उसी की टीम उसे धोखा ना दे दे। इसलिए वो अपनी टीम के पास आकर उनसे कहता है कि अब क्योंकि ज्यादा प्लेयर नहीं बचे हैं, इसलिए आज रात कोई भी हमला नहीं करेगा। वही जैसे ही लाइट्स ऑफ होती हैं कि तभी हम देखते हैं कि सबसे पहले सांगवू और अली पहरा देते हैं। और तभी अली सांगवू को उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। जिसके बाद हम गार्ड नंबर 28 को देखते हैं, जो कि गार्ड नंबर 29 के साथ अपनी सीक्रेट लोकेशन पर जा रहा होता है। और तभी हमें पता चलता है कि गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं बल्कि जुनहो है। जिसके बाद वो गार्ड जुनहो से कहता है कि कल तुम क्यों नहीं आए थे, कल तुम्हारी वजह से हम डिलीवरी नहीं कर पाए। जिस पर जुनहो कहता है कि कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही उस लोकेशन पर पहुंचते हैं कि तभी जुनहो देखता है कि डॉक्टर एलिमिनेट हुए प्लेयर के ऑर्गन्स को निकाल रहा था और इस काम में दो और गार्ड उसका साथ दे रहे थे। ये देखकर जुनहो समझ जाता है कि ये सब इस काम को काफी टाइम पहले से कर रहे हैं। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सांगवू सियोंग को उठाकर उसे पहरा देने के लिए बोलता है। और जब सियोंग पहरा दे रहा होता है कि तभी उसे अपने पास्ट का एक विजन आता है, जिस टाइम वो एक कंपनी में काम किया करता था। और तभी ओल्ड मैन सियोंग से पूछते हैं कि क्या बात है। जिस पर सियोंग उन्हें बताता है कि कुछ साल पहले मैं एक कंपनी में जॉब करता था और उस कंपनी को मैंने अपने 10 साल दिए, लेकिन एक दिन उन लोगों ने अपने फायदे के लिए काफी सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया। जिसके बाद हम सभी ने मिलकर कंपनी के सामने हड़ताल की, लेकिन पुलिस ने आकर हमें वहां से भी हटा दिया। और उस हादसे में मेरा एक दोस्त भी मारा गया। लेकिन तभी वहां पर ओल्ड मैन की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए सियोंग अब उन्हें आराम करने के लिए बोलता है। और अब सियोंग के साथ सीबीओ आकर पहरा देने लगती है। जिसके बाद हम जंगसू को देखते हैं, वो भी अभी तक जाग रहा होता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी टीम का कोई मेंबर उसे मार न दे। और तभी उसका एक साथी उससे कहता है कि डॉक्टर अभी तक नहीं आया। ये देखकर जंगसू भी थोड़ा परेशान था कि आखिर डॉक्टर गया कहाँ और अभी तक क्यों नहीं आया। और तभी हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि अभी भी उन गार्ड्स के साथ मिलकर प्लेयर्स की बॉडी के पार्ट्स को निकाल रहा होता है। लेकिन तभी एक प्लेयर डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें ये काम थोड़ा जल्दी करना होगा, क्योंकि शिप के आने का टाइम हो गया है और अभी भी काफी सारी बॉडी बाकी है। ये सुनकर डॉक्टर उनसे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो तुम खुद ही इस काम को क्यों नहीं कर लेते। जिस पर वो गार्ड डॉक्टर से कहता है कि जब हम पिछले बार उस बॉडी के ऑर्गन्स निकाल रहे थे तो वो प्लेयर अचानक से ही होश में आ गया और उसे ऐसा देख मैं तो डर ही गया था, मानो वो कोई ज़ॉम्बी हो। और तभी उसका साथी कहता है कि हमें उसके पूरे पैसे भी नहीं मिले थे, क्योंकि उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही किडनी थी। और तभी जुनहो कहता है कि उसके बाद क्या हुआ। जिस पर वो गार्ड जुनहो से कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, तुमने ही तो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया था। और अब जुनहो को लग रहा था कि शायद इन्हें मेरे ऊपर शक होने लगा है, इसलिए जुनहो अपनी जेब से अपनी गन निकालने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर वहां पर गुस्से में कहता है कि अगर तुम सब शांत नहीं हुए तो मैं इस बॉडी के सभी ऑर्गन्स को खराब करके यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर वो सभी शांत हो जाते हैं। जिसके बाद अब बारी आती है उन सभी ऑर्गन्स को डिलीवर करने की, जिसके लिए जुनहो और नंबर 28 वहां से निकल जाते हैं। और तभी नंबर 28 जुनहो को काफी सारे रास्तों से होते हुए
एक सुरंग में लेकर आता है, जहां जुनहो देखता है कि यहाँ पर बॉम्ब भी लगे हैं। और तभी नंबर 28 जुनहो को बताता है कि ये सुरंग वीआईपीज के लिए बनाई गई है, ताकि वो इमरजेंसी के टाइम यहाँ से निकल पाए और साथ ही इस पूरी जगह को भी बॉम्ब से उड़ा दे, ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत ना मिल पाए। जिसके बाद वो दोनों जैसे ही नीचे आते हैं कि तभी नंबर 28 को जुनहो के ऊपर शक होने लगता है। इसलिए वो अपना चाकू निकालकर जुनहो को उसका चेहरा दिखाने के लिए कहता है। जिसके बाद जुनहो अपना मास्क उतारकर उसे अपना चेहरा दिखाता है और उसी टाइम वो अपनी गन भी निकाल लेता है और तभी वो नंबर 28 से उसका चाकू भी ले लेता है। जिसके बाद जुनहो उससे कहता है कि जिस ज़ॉम्बी की तुम बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था और उसकी दूसरी किडनी मेरी बॉडी में है। ये सुनकर गार्ड जुनहो से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे थे वो एक लड़की थी। ये सुनकर जुनहो सोचता है कि शायद उसका भाई अभी भी जिंदा है और तभी जुनहो उस गार्ड को शूट करके मार देता है। जिसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि उन गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछने लगता है। जिस पर वो गार्ड डॉक्टर से कहते हैं कि अभी उन्हें गेम के बारे में नहीं पता, लेकिन जैसे ही हमें पता चलेगा हम तुम्हें बता देंगे। ये सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आता है और तभी वो उनसे कहता है कि अगर मैं ऐसे ही गया तो मेरी टीम वाले मुझे मार देंगे। और तभी डॉक्टर और उन गार्ड्स में फाइट होने लगती है, जिसमें डॉक्टर एक गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है और तभी दूसरा गार्ड डॉक्टर को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं डॉक्टर काफी सारे दरवाजों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां उन्होंने सेकंड गेम खेला था। और तभी वो गार्ड भी वहां आ जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, साथ ही जो गार्ड मरा है मैं उसे भी ठिकाने लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ प्लेयर्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना कि हमारी, इसलिए हम साथ मिलकर अभी भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर शांत हो जाता है, लेकिन तभी वो गार्ड अपना चाकू निकालकर डॉक्टर को मारने के लिए आता है। लेकिन उसी टाइम फ्रंटमैन वहां आकर उस गार्ड को शूट कर देता है। जिसके बाद वो डॉक्टर से कहता है कि हम इस गेम में सभी को बराबरी का मौका देते हैं और तभी डॉक्टर को भी शूट करके मार दिया जाता है। जिसके बाद हम जुनहो को देखते हैं, जो कि अब उस सुरंग की मदद से सीधा फ्रंटमैन के ऑफिस में पहुंच जाता है और तभी वो सीधा रिकॉर्ड रूम में आता है, जहां पर काफी सारी फाइल्स रखी हुई थी। जिसके बाद जुनहो उन फाइल्स को देखने लगता है और तभी उसके सामने 1988 की एक फाइल आती है। मतलब ये गेम 1988 से चल रहा है। जिसके बाद वो और भी फाइल्स को देखने लगता है, ताकि उसे अपने भाई के बारे में भी कुछ पता चल जाए। और तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पर जाती है और वो जैसे ही उसे खोलता है कि तभी उसे उसमें एक फाइल मिलती है, जिसमें अभी तक के सभी विनर प्लेयर के नाम थे। जिसके बाद जुनहो 2015 की एक फाइल को खोलता है और फाइनली इतना ढूंढने के बाद उसे अपने भाई का नाम उस फाइल में मिल जाता है। जिसके बाद जुनहो उन सभी फाइल्स की फोटो अपने फ़ोन में क्लिक करने लगता है। जिसके बाद हम फ्रंटमैन को देखते हैं, जो कि उसी गार्ड के पास आता है जिसे जुनहो ने शूट करके मार दिया था। वहीं फ्रंटमैन जब उस बुलेट को देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ कोई घुसपैठिया है। जिसके बाद फ्रंटमैन सभी से कहता है कि उस घुसपैठिए को जल्दी ढूंढो। वहीं हम जुनहो को देखते हैं, जो कि अभी भी फोटोज क्लिक कर रहा था, लेकिन तभी उसे फोन की आवाज आती है और वो जैसे ही उस फोन को उठाने जाता है कि तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। और उसी टाइम फ्रंटमैन वहां आ जाता है और फोन को उठाकर कहता है कि वीआईपीज के आने की तैयारियां हो चुकी हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम सभी प्लेयर्स को देखते हैं जिन्हें अब अगले गेम के लिए लेकर जाया जाता है। और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास आते हैं कि तभी वो सभी देखते हैं कि वहाँ डॉक्टर और उन गार्ड्स को लटका रखा था। और तभी गार्ड्स उन सभी को बताते हैं कि इन सभी ने गेम के रूल्स को तोड़ा था, इसलिए इनका ये हाल हुआ है, क्योंकि यहाँ सभी को बराबरी से खेलने का मौका दिया जाता है। जिसके बाद वो सभी गेम हॉल में आते हैं,
जहां उन सभी को बताया जाता है कि अगला गेम खेलने के लिए आपको अपना एक पार्टनर चूज करना होगा। और अब बारी आती है टीम बनाने की, जिसमें वो सभी प्लेयर एक दूसरे प्लेयर के साथ टीम बनाने लगते हैं, जिसमें सांगवू अली को अपना पार्टनर बनाता है। और इसी तरह सभी प्लेयर्स अपने साथ वाले प्लेयर को ही अपना पार्टनर बना लेते हैं। वहीं सियोंग भी ओल्ड मैन को अपना पार्टनर बना लेता है, क्योंकि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं डॉक्टर के मरने पर अब सिर्फ 49 प्लेयर ही बचे थे, इसलिए हान को अपना पार्टनर नहीं मिल पाता। और तभी वो सभी प्लेयर्स के पास आकर उनसे कहती है कि मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ, इसलिए तुम मुझे अपना पार्टनर बनाओ। लेकिन तब तक सभी प्लेयर्स को अपना पार्टनर मिल चुका था। वहीं ये देखकर जंगसू काफी खुश होता है, क्योंकि पार्टनर ना मिलने पर हान को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तभी गार्ड हान को वहां से ले जाते हैं। वहीं सभी प्लेयर्स भी गेम हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां उन सभी को 10-10 कंचे दिए जाते हैं। ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद उन्हें दूसरी टीम के साथ खेलना होगा, लेकिन उन सभी के होश तो तब उड़ जाते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि ये गेम उन्हें अपने ही पार्टनर के साथ खेलना है, क्योंकि सभी ने अपना पार्टनर उन लोगों को बनाया था जो कि स्ट्रॉन्ग या फिर उनके करीबी थे। और इस गेम को कंप्लीट करने के लिए उनके पास 30 मिनट का टाइम था, जिसमें इन्हें अपने पार्टनर के साथ कोई भी गेम खेलकर सभी कंचों को जीतना होगा। जिसके बाद अब गेम शुरू होता है, जहां सबसे पहले सांगवू अली के साथ OD1 का गेम खेलने लगता है। लेकिन यहां पर अली को ये गेम खेलना नहीं आता था, और तभी सांगवू अली को उस गेम के बारे में बताता है, जिसमें अली अब हर बार उस गेम को जीतता जाता है। और अब सांगवू के पास सिर्फ एक ही कंचा बचा था। जिसके बाद हम सीबियोक और उसके पार्टनर को देखते हैं, और तभी वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो लास्ट में सिर्फ एक ही गेम खेलेंगे। और अब क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, इसलिए वो दोनों अब एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं। जिसके बाद हम जंगसू को देखते हैं, वो भी अपने पार्टनर के साथ OD1 का गेम खेल रहा था, जिसमें वो लगातार हार रहा था। और अब उसके पास सिर्फ एक ही कंचा बचा था। ये देखकर वो अब गेम को चेंज करवा लेता है। जिसके बाद वो जमीन में एक गड्ढा करके अपने सभी कंचों को उस गड्ढे में डालने लगते हैं, जिसमें एक एक करके उन दोनों के ही कंचे खत्म हो गए थे। और तभी जंगसू के पार्टनर के पास एक लास्ट कंचा बचता है, और वो जैसे ही उस कंचे को उस गड्ढे में डालता है कि तभी वो कंचा जंगसू के कंचे से टकरा जाता है, और जंगसू का कंचा उस गड्ढे में चला जाता है, जिससे जंगसू उस गेम को जीत जाता है। और तभी वो गार्ड जंगसू के पार्टनर को शूट कर देता है। वहीं सांगवू अली पर गुस्सा करने लगता है, और उससे कहता है कि तुमने चीटिंग की है, क्योंकि तुम्हें तो ये गेम खेलना आता ही नहीं था, तो तुम हर बार कैसे जीत सकते हो। वहीं सांगवू किसी तरह उस गेम को जीतना चाहता था, इसलिए वो अली को अपनी बातों में फंसाकर उससे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, जिससे हम दोनों ही इस गेम से बाहर निकल सकते हैं। जिस पर अली कहता है कि तुम्हारा क्या प्लान है। जिस पर सांगवू अली से कहता है कि बहुत से प्लेयर इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन सभी को दोबारा खिलाया जाएगा, और तभी हम किसी कमज़ोर प्लेयर के साथ खेलकर इस गेम को जीत लेंगे। इसलिए तुम्हें जाकर उस कमज़ोर प्लेयर पर नज़र रखनी होगी। वहीं अली सांगवू की इस बात को मान लेता है। जिसके बाद वो जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी सांगवू उससे कहता है कि तुम्हें अपने कंचों को संभालना होगा, कहीं ये खो ना जाएं। और तभी सांगवू अपनी टी शर्ट फाड़कर उस पोटली को उसमें बांध देता है। जिसके बाद अली वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सांगवू एक पोटली लेकर पिंक गार्ड के पास आता है, और उससे कहता है कि मेरे पास पूरे कंचे हैं। और तभी हम अली को देखते हैं, वो जैसे ही अपनी पोटली खोलता है कि तभी उसे उसमें कंकड़ मिलते हैं। जिसके बाद गार्ड उसे शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सियोंग भी ओल्ड मैन के साथ OD1 का गेम खेल रहा था, जिसमें ओल्ड मैन बड़ी आसानी से सियोंग को हरा रहे होते हैं। और अब सियोंग के पास भी एक कंचा बचता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन अपनी बीमारी की वजह से ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन सा नंबर बोला था। और अब सियोंग इसी का फायदा उठाकर ओल्ड मैन के सभी कंचों को जीत जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी ओल्ड मैन उससे कहते हैं कि मेरे पास अभी भी एक कंचा और है, लेकिन इस बार अगर मैं जीता तो तुम्हारे सारे कंचे मेरे हो जाएंगे, और अगर तुम जीते तो मैं ये कंचा तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर सियोंग कहता है कि मैं एक
कंचे के बदले इतने सारे कंचे कैसे दे सकता हूँ। जिस पर ओल्ड मैन सियोंग से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने धोखे से मेरे सारे कंचे जीते हैं। और तभी ओल्ड मैन अपने उस कंचे को सियोंग को दे देता है और उससे कहता है कि मैं तो जल्दी ही मरने वाला हूँ। ये देखकर सियोंग रोने लगता है और ओल्ड मैन से माफ़ी मांगता है। जिसके बाद ओल्ड मैन सियोंग से कहते हैं कि तुम्हें ही ये गेम जीतना होगा। और सियोंग जैसे ही वहां से जाने लगता है कि तभी उसे गोली चलने की आवाज़ आती है। जिसके बाद हम सीबियोक और उसके पार्टनर को देखते हैं, वो दोनों भी अपना गेम खेलने लगते हैं जिसमें जिसका भी कंचा दीवार के ज़्यादा पास रहेगा वो जीत जाएगा। लेकिन तभी सीबियोक की पार्टनर अपने कंचे को अपने पास ही फेंक देती है जिससे वो इस गेम को हार जाती है। और तभी गार्ड आकर उसे भी शूट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी प्लेयर एलिमिनेट हुए थे, गार्ड उन सभी की बॉडी को कॉफिन में डालकर वहां से जलाने के लिए ले जा रहे थे। जिसके बाद सभी बचे हुए प्लेयर हॉल में वापस आते हैं, लेकिन तभी वो वहां हान को देखते हैं, जिसे देखने के बाद वो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि पार्टनर ना मिलने पर हान को एलिमिनेट कर दिया होगा। मगर तभी हान उन सभी को बताती है कि ये भी इस गेम का ही हिस्सा है क्योंकि हर गेम में एक कमज़ोर कड़ी होती है और इस गेम में वो कड़ी मैं थी। पहले मुझे भी यही लगा था कि ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन देखो मैं तो गेम खेले बिना ही जीत गई। जिसके बाद हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो कि किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि वीआईपीज़ कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिसके बाद जैसे ही फ्रंटमैन वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे महसूस होता है कि इस रूम में कोई आया था। जिसके बाद फ्रंटमैन उस पूरी जगह को अच्छे से चेक करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि जुनहो अभी भी वहां छिप रखा था। वहीं फ्रंटमैन जैसे ही वहां पहुंचने वाला होता है कि तभी उसके पास कॉल आती है कि समुद्र किनारे एक डेड बॉडी मिली है। और तभी फ्रंटमैन वहां से निकलकर सीधा उस डेड बॉडी के पास आता है, जहां हम देखते हैं कि ये उसी गार्ड की बॉडी थी जिसे जुनहो ने मारकर समुद्र में फेंक दिया था। और तभी फ्रंटमैन उस बॉडी को जलाने के लिए बोल देता है। जिसके बाद हम सभी प्लेयर्स को देखते हैं, वो सभी लास्ट गेम के बाद काफ़ी उदास थे क्योंकि उस गेम में उन्होंने उन प्लेयर्स को खोया था जिनके वो काफ़ी करीब थे। और तभी एक प्लेयर जिसने उस गेम में अपनी वाइफ को खो दिया था, वो उन सभी से कहता है कि इस गेम में हमने अपना सब कुछ खो दिया है, इसलिए हमें इस गेम को अब यहीं रोक देना चाहिए। ये देखकर सांगवू उस प्लेयर के पास आता है और उससे कहता है कि जीत के इतना करीब आने के बाद अब हम पीछे नहीं हट सकते, वरना जितने भी प्लेयर मरे हैं उन सभी की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। जिसके बाद हम फ्रंटमैन को देखते हैं जिसके पास अब कॉल आती है कि सभी वीआईपीज आ चुके हैं। और अब फ्रंटमैन उन सभी वीआईपीज को रिसीव करने जाता है और उन सभी का वेलकम करता है। जिसके बाद वो उन सभी को एक हॉल में लेकर आता है जहां से वो सभी वीआईपीज उन गेम्स को देखने वाले थे। जिसके बाद फ्रंटमैन एक रूम में आता है जहां एक और आदमी मास्क लगाकर बैठा था और तभी फ्रंटमैन उससे कहता है कि सभी वीआईपीज आ चुके हैं। वहीं सुबह होने पर हम देखते हैं कि गार्ड कॉफिन को लेकर उस रूम में आते हैं और तभी वो सभी देखते हैं कि जिस प्लेयर ने गेम में अपनी वाइफ को खो दिया था उसने अब सुसाइड कर ली है। और अब सभी को अगले गेम के लिए एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहां उनके सामने 1 से 16 नंबर के पुतले थे और उन सभी को उन पुतलों पर लिखे नंबर को चूज करना था, जिसमें कुछ प्लेयर अपने आप को सेफ रखने के लिए सीधा बीच के नंबर चुन लेते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता था कि अगला गेम क्या होने वाला है। और इसी तरह सभी प्लेयर्स उन नंबर को ले लेते हैं, जिसमें सांगवू नंबर 14 को तो वहीं सीबियोक नंबर 15 को ले लेती है। और अब वहां पर सिर्फ नंबर 1 और 16 ही बचे थे। वहीं सियोंग जिसने अभी तक कोई भी नंबर नहीं लिया था, वो अब एक नंबर को लेने जाता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि क्या एक नंबर लेना सही होगा। और उसी टाइम एक दूसरा प्लेयर सियोंग के पास आकर उससे कहता है कि उसे ये नंबर लेना है क्योंकि आज तक वो हमेशा सबसे पीछे ही रहा, लेकिन आज वो सबसे आगे आना चाहता है। जिससे सियोंग के पास अब आखिरी यानी कि 16 नंबर आता है। जिसके बाद अब उन सभी को गेम हॉल में लाया जाता है जहां वो अपने सामने कांच के एक ब्रिज को देखते हैं। वहीं इस गेम का नाम होता है स्टेपिंग स्टोन। और तभी उन सभी को बताया जाता है कि इस ब्रिज में 2 तरह के ग्लास लगे हैं, जिसमें से एक तो टेम्पर्ड ग्लास है जो कि 2 लोगों का वजन उठा सकता है,
वहीं दूसरा एक नॉर्मल ग्लास जो कि एक आदमी का भी वजन नहीं उठा सकता, इसलिए आपको अपनी समझदारी से पुल को पार करना है। वहीं वीआईपीज भी इस गेम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। जिसके बाद हम जुनहो को देखते हैं जिसने एक वेटर को गन पॉइंट करके उसे बेहोश कर दिया था और अब वो खुद वेटर बनकर वीआईपीज को ड्रिंक सर्व करने लगता है। वहीं अब गेम को स्टार्ट किया जाता है जहां सबसे पहले उसी प्लेयर की बारी आती है जिसने 1 नंबर लिया था और तभी हम देखते हैं कि उसका पहला कदम तो सही ग्लास पर पड़ता है, लेकिन तभी उसका अगला कदम नॉर्मल ग्लास पर पड़ता है जिससे वो ग्लास टूट जाता है और वो प्लेयर नीचे गिरकर मर जाता है। और अब इसी तरह बाकी प्लेयर्स भी उस ब्रिज पर आगे बढ़ने लगते हैं जिसमें कुछ प्लेयर्स तो सही से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ प्लेयर्स गलत ग्लास पर कूदने की वजह से मारे जा रहे थे। लेकिन तभी हम जंगसू को देखते हैं जो कि उस टाइम सबसे आगे होता है और तभी वो उन सभी से कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, आगे तुम्हें जिताने के लिए मैं अपनी जान क्यों गवाऊं। ये देखकर अब हान जंगसू के पास आती है और उससे कहती है कि आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए। और तभी वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और तभी हान जंगसू को पकड़ लेती है और उस ब्रिज से नीचे कूद जाती है जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक वीआईपी जुनहो से उसके मास्क को हटाने के लिए कहता है क्योंकि उसे जुनहो का चेहरा देखना था, लेकिन जुनहो उससे कहता है कि अगर उसने मास्क हटाया तो फ्रंटमैन उसे मार देगा। और तभी वो वीआईपी जुनहो को अपने रूम में ले आता है जहां वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जुनहो उस वीआईपी को बेहोश करके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गेम में अब सिर्फ 4 प्लेयर ही बचे थे और तभी वो प्लेयर उनसे कहता है कि मैंने 30 साल तक एक गिलास बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। जिसके बाद वो सभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब फ्रंटमैन को इसके बारे में पता चलता है तो वो ब्रिज की लाइट को ऑफ कर देता है जिससे वो प्लेयर समझ नहीं पाता कि नॉर्मल ग्लास कौन सा है और टेम्पर्ड कौन सा। वहीं टाइम भी तेजी से कम हो रहा था, इसलिए सांगवो उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, लेकिन वो प्लेयर कुछ समझ नहीं पा रहा था और तभी सांगवो उसके पास आकर उसे सामने वाली गिलास पर धक्का दे देता है। जिसके बाद वो तीनों टाइम खत्म होने से पहले अब उस ब्रिज को पार कर लेते हैं और उसी टाइम उस ब्रिज पर लगे सभी ग्लास ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे उस ग्लास के कुछ टुकड़े उन्हें भी आकर लग जाते हैं। जिसके बाद हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो कि एक वीआईपी को वहां ना पाकर गार्ड से कहता है कि तभी वीआईपीज के रूम को चेक करो। और जब गार्ड सभी रूम को चेक करने लगते हैं तो उन्हें एक रूम में एक वीआईपी बेहोश मिलता है। ये देखकर फ्रंटमैन समझ जाता है कि ये काम उसी घुसपैठिए का है और तभी फ्रंटमैन जुनहो को सीक्रेट रास्ते से भागते हुए देख लेता है। वहीं जुनहो पानी के रास्ते से वहां से निकलकर एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपने मोबाइल से सभी मैसेज और वीडियोस को पुलिस हेडक्वार्टर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो उन मैसेजेस को नहीं भेज पाता। वहीं फ्रंटमैन भी जुनहो को ढूंढने के लिए कुछ गार्ड के साथ वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम सियोंग सांगवो और सीबीओ को देखते हैं जो कि गेम जीतने के बाद अब हॉल में वापस आ चुके थे। और तभी सियोंग सांगवो से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर सांगवो कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो सियोंग उससे कहता है कि अगर तुम उस आदमी को धक्का नहीं देते तो वो भी आज हमारे साथ जिंदा होता, क्योंकि लास्ट में सिर्फ एक ही गिलास बचा था और हम सभी उसे आसानी से पार कर सकते थे। जिस पर सांगवू सियोंग से कहता है कि उस प्लेयर को गिलास के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी उसने बाकी प्लेयर को मरने दिया, इसलिए उसके साथ जो भी हुआ वो सब सही था। ये सुनकर सियोंग समझ चुका था कि सांगवू अब पूरी तरह से बदल चुका है और तभी कुछ पिंक गार्ड 3 बॉक्स लेकर उनके पास आते हैं और उन्हें गेम कंप्लीट करने पर बधाई देते हैं। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि गेम कंप्लीट करने पर आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, इसलिए आप सभी तैयार हो जाइए। जिसके बाद हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो कि अब कुछ गार्ड्स के साथ उस आइलैंड पर पहुंच जाता है और तभी उन्हें वहां ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि वो घुसपैठिया यहीं पर है। वहीं जुनहो पहाड़ी के ऊपर जाकर अपने सीनियर को कॉल लगाता है और उन्हें यहाँ के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क सही से ना मिल पाने के कारण उसके सीनियर उसकी बातों को समझ नहीं पाते
और तभी कुछ गार्ड जुनहो को देख लेते हैं, जिसके बाद फ्रंटमैन और सभी गार्ड उसके पास पहुंच जाते हैं। वहीं जुनहो उन सभी से कहता है कि मैंने यहाँ के बारे में अपने सीनियर को बता दिया है और वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी फ्रंटमैन जुनहो की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर जुनहो फ्रंटमैन के कंधे पर गोली चला देता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि अपना मास्क उतारो। वहीं फ्रंटमैन जैसे ही अपना मास्क उतारता है कि तभी जुनहो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई होता है, जिसे वो यहाँ ढूंढने आया था। और तभी फ्रंटमैन जुनहो से कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन जुनहो उसके साथ आने से मना कर देता है। और तभी फ्रंटमैन जुनहो को शूट कर देता है, जिससे जुनहो उस पहाड़ी से नीचे पानी में गिर जाता है। जिसके बाद हम सिबियोक को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होती है, और तभी हम देखते हैं कि उसके पेट में एक काफी बड़ा कांच का टुकड़ा घुसा हुआ होता है, जो कि उस ब्रिज के टूटने पर उसे लग गया था, जिसकी वजह से सिबियोक काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि गार्ड तीनों फाइनलिस्ट को डिनर के लिए लेकर जाते हैं, और यही इनका सरप्राइज होता है। जिसके बाद इन सभी को काफी अच्छा खाना सर्व किया जाता है, जहां पर वो तीनों ही उस खाने को खाने लगते हैं। वहीं डिनर के बाद जब गार्ड उनके सामने रखी प्लेटों को हटाते हैं कि तभी वो उन तीनों के ही सामने एक एक चाकू को रख देते हैं। ये देखकर वो तीनों ही कुछ समझ नहीं पा रहे थे, और तभी वो उस चाकू को अपने पास रख लेते हैं। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि अब सभी प्लेयर गेम हॉल में वापस आ चुके थे, और इस टाइम तक कोई भी सोया नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि अगर वो सोए तो कोई भी उन्हें मार सकता है। लेकिन तभी सिबियो की आंख लग जाती है, और उसी टाइम सियोंग उसके पास जाता है और उसे उठाता है। वहीं सिबियो को लगता है कि सियोंग उसे मारने आया है, लेकिन तभी सियोंग उससे कहता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं उसी टाइम मार देता जब तुम सो रही थी। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अब सांगवू पर भरोसा नहीं है। जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, और तभी सियोंग सिबियुक से कहता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है। जिस पर वो उसे बताती है कि मेरा एक भाई है जिसे मैं अनाथालय में छोड़कर आई हूँ। जिसके बाद वो सियोंग से कहती है कि तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर हम दोनों में से कोई भी इस गेम को जीतता है तो वो एक दूसरे की फैमिली का ख्याल रखेगा। और तभी सियोंग की नज़र सांगवू पर पड़ती है, जो कि अब सो चुका था। जिसके बाद सियोंग सांगवू को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी सिबियोक उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम ऐसा मत करो। इतना कहकर सिबियोक बेहोश हो जाती है। वहीं सियोंग जब उसके पास आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सिबियोक तो घायल है, और तभी सियोंग मदद मांगने के लिए दरवाजे के पास आता है और गार्ड से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, और उन्हें बताता है कि यहाँ एक प्लेयर घायल है और उसे मदद की ज़रूरत है। और तभी वहाँ की लाइट ऑन होती हैं, जिसके बाद गार्ड उस हॉल के अंदर आते हैं, लेकिन एक कॉफिन लेकर। ये देखकर सियोंग शॉक हो जाता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि सांगवू ने सिबियोक को मार दिया है। ये देखकर सियोंग को काफी गुस्सा आता है, और तभी वो अपना चाकू निकालकर उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी गार्ड उन दोनों को रोक लेते हैं, क्योंकि अभी फाइनल गेम बाकी था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि अब सियोंग और सांगबू को फाइनल गेम के लिए लाया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ये वही जगह है जहां इन सभी ने सबसे पहला गेम ग्रीन लाइट रेड लाइट खेला था। वहीं इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। जिसके बाद हम सभी वीआईपीज को देखते हैं जो कि इस फाइनल गेम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और तभी फ्रंटमैन सभी वीआईपीज को बताता है कि स्क्विड गेम कोरिया में खेला जाने वाला एक गेम है। जिसके बाद गेम शुरू होता है, और गेम के रूल भी बड़े सिंपल थे, जिसमें मरो या मारो। वहीं सियोंग जो कि उस टाइम काफी गुस्से में होता है, क्योंकि सांगवू ने सिबियोक को मार दिया था, इसलिए वो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें इस गेम को जीतने नहीं दूंगा। और तभी उन दोनों में एक ब्रूटल फाइट स्टार्ट हो जाती है। और अब क्योंकि सांगवू सियोंग से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो उस पर हावी होने लगता है। वहीं ये देखकर सभी वीआईपीज को भी लगने लगता है कि शायद सांगवू ही इस गेम को जीतेगा। लेकिन सियोंग, जिसके मन में उस टाइम काफी गुस्सा भरा था, क्योंकि सांगवू ने सिबियोक को मार दिया था, और तभी सियोंग अपनी पूरी ताकत लगाकर सांगवू पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है।
जिसके बाद वो चाकू से सांगवू पर हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सियोंग ने चाकू जमीन पर मारा होता है, जिसके बाद वो गार्ड से आकर कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ। वहीं ये सुनकर सभी वीआईपी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आखिर कोई इतना पैसा कैसे छोड़ सकता है। वहीं सियोंग गार्ड से कहता है कि गेम के रूल के मुताबिक अगर मेजोरिटी इस गेम को रोकना चाहे तो ये गेम रुक सकता है। जिसके बाद सियोंग सांगवू से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, इसलिए तुम मेरा साथ दो जिससे हम दोनों ही अपनी फैमिलीज के पास वापस जा सकें। वहीं ये सुनकर सांगवू इमोशनल हो जाता है और जब सियोंग सांगवू की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है कि तभी सांगवू वहां पड़े चाकू से खुद को ही मार देता है, जिससे अब सियोंग इस गेम को जीत जाता है, जिससे अब वो पूरी प्राइज मनी सियोंग की हो चुकी थी और इसी के साथ सभी वीआईपीज भी वहां से जा चुके थे। वहीं अगले सीन में हम फ्रंटमैन को देखते हैं जो कि सियोंग के साथ एक गाड़ी में बैठा होता है और तभी वो उसे गेम जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेट बोलता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास इतना पैसा है जिससे तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जिसके बाद वो उसे टाउन के बीचों बीच एक सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं और तभी हम सियोंग के मुंह में एक एटीएम कार्ड को देखते हैं। जिसके बाद सियोंग एटीएम जाकर उस कार्ड से 10,000 वॉन निकालता है और तभी वो देखता है कि उसके अकाउंट में पूरे 45 बिलियन वॉन है। जिसके बाद सियोंग वहां से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में सांगवू की मॉम मिलती है। वहीं सियोंग की ऐसी हालत देख वो उससे कहती हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे लग गई, और तभी वो उसे कुछ मछली देती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी माँ यहाँ 2 दिन से नहीं आई है, शायद वो बीमार है। और तभी सियोंग उन्हें कुछ पैसे देता है, जिस पर सांगवू की मॉम उससे कहती हैं कि ये पैसे तुम अपनी मॉम को दे देना। जिसके बाद सियोंग वहां से निकलकर अब अपने घर आ जाता है और तभी वो अपनी मॉम को आवाज देता है। जिसके बाद वो जैसे ही रूम में आता है कि तभी वो अपनी मॉम को देखता है। वहीं सियोंग को लग रहा था कि शायद उसकी मॉम सो रही है, लेकिन जैसे ही वो उनके पास जाता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की मौत तो कुछ दिन पहले ही हो चुकी है और अब अपनी मॉम को खोकर सियोंग पूरी तरह टूट जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 1 साल बाद का, जहां हम मेट्रो के अंदर सियोंग को देखते हैं जिसकी हालत अब इस टाइम पर काफी खराब हो चुकी थी और सियोंग को देखने पर लग रहा था कि उसने 1 साल से गेम में जीते हुए पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है। जिसके बाद सियोंग बैंक मैनेजर के पास पहुंचता है, जहां पर बैंक मैनेजर सियोंग से कहता है कि उसके पास उसके जैसे खास कस्टमर के लिए कुछ खास स्कीम है। लेकिन तभी सियोंग बैंक मैनेजर से 10,000 वोंग उधार मांगता है। ये देखकर मैनेजर को थोड़ा अजीब लगता है और तभी सियोंग 10,000 वॉन लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो एक जगह आकर ड्रिंक करने लगता है और तभी एक लेडी उसके पास आती है और उससे फूल खरीदने के लिए कहती है। जिसके बाद सियोंग अपने बचे हुए पैसे उस लेडी को दे देता है और तभी वो लेडी वहां एक फूल रखकर वहां से चली जाती है। वहीं सियोंग की नजर जब उस फूल पर पड़ती है तो उसे उसमें एक कार्ड मिलता है जिस पर एक एड्रेस भी लिखा था। जिसके बाद सियोंग जब उस कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुंचता है कि तभी वो वहां एक बूढ़े आदमी को बेड पर लेटा हुआ देखता है और वो जैसे ही उस बूढ़े आदमी के पास जाता है कि तभी सियोंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन थे। और अब सियोंग समझ जाता है कि ये सब ओल्ड मैन ने किया है। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया और आखिर इतने लोगों को मारकर आपको क्या मिल गया। जिस पर ओल्ड मैन सियोंग से कहते हैं कि मैंने किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं की थी, सभी लोग अपनी मर्जी से इस गेम को खेलने आए थे और जब मैंने इस गेम को अपने सभी पार्टनर के साथ मिलकर बनाया था तो मुझे इस गेम को देखने से ज्यादा मजा खुद खेलने में आता था। और तभी सियोंग देखता है कि वहां पर ओल्ड मैन की मौत हो जाती है। जिसके बाद सियोंग वहां से चला जाता है और तभी वहां पर फ्रंटमैन आकर ओल्ड मैन की आंखों को बंद करता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोंग अब एक बार्बर शॉप में जाता है, जहां पर वो अपने बालों में रेड कलर करवा लेता है। जिसके बाद वो सीधा सीबियोक के भाई के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी दीदी ने भेजा है। जिसके बाद वो उसे लेकर सांगवू की मॉम के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि आपको इसका ख्याल रखना होगा। इतना कहकर सियोंग वहां से चला जाता है। वहीं सांगवू की मॉम जब उस बैग को खोलती हैं तो वो देखती हैं कि इसमें तो काफी सारे पैसे हैं।
जिसके बाद हम देखते हैं कि स्योंग अब अपनी बेटी से मिलने यूएस जाने लगता है और वो जैसे ही मेट्रो स्टेशन पर आता है कि तभी उसे वही सूट बूट वाला बंदा दिखाई देता है जिसने उसके साथ ताकशी खेला था। और तभी स्योंग उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो बंदा ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाता है। और तभी स्योंग उस आदमी से उस कार्ड को ले लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब कोई भी उस गेम को खेलने जाए। और अब स्योंग जब प्लेन में बैठने के लिए जा रहा होता है कि तभी वो उस नंबर पर कॉल करता है और इस बार उस कॉल को फ्रंटमैन रिसीव करता है जो कि स्योंग की आवाज को पहचान लेता है। और तभी वो उससे कहता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो प्लेन में बैठ जाओ, जिस पर स्योंग उससे कहता है कि अब वो इस गेम को बंद करवा कर ही रहेगा। और तभी स्योंग यूएस ना जाकर यहीं रुकने का फैसला करता है। और इसी के साथ ये शानदार सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये स्क्विड गेम सीजन 1 कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और इसका नेक्स्ट सीजन में जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवीज के साथ। थैंक यू।